Good morning everyone. So here we are discussing Lucent GK's biology in Hindi, and this is our chapter number 2, Koshika Vigyan, that means cell biology. So let's discuss कोशिका विज्ञान. कोशिका विज्ञान मीन्स होता है सेल बायोलॉजी, यानी कि सेल के बारे में अध्ययन या कोशिका के बारे में अध्ययन, तो उसी को हम कहेंगे सेल बायोलॉजी. ठीक है. सबसे पहले जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है कि सेल इज मेड अप ऑफ अ सिंगल कंपार्टमेंट. एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, यानी कि द्रव्य है, उसके अंदर एक तरल पदार्थ है जिसको हमने क्या कहा, जीव द्रव्य कहा. राइट. तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे साइंटिस्ट ने बताया था. पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव द्रव्य के बारे में बताया था, उसका नामकरण किया था. राइट. उसको नाम दिया था जीव द्रव्य. ठीक है. सन 1839 में. यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन, ये क्या होता है, एक तरल है, फ्लूइड है. गाढ़ा मीन्स इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, डेंस है. और कैसा होता है, रंगहीन यानी कलरलेस होता है, पारभासी होता है, लसलसा टाइप का होता है, वजन युक्त होता है. राइट. पदार्थ है. जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं. इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि सारी जो क्रियाएं हो रही है, जैविक रासायनिक क्रियाएं जो होती है, बेसिकली वो जीव द्रव्य के अंदर होती है, जो कि सेल में पाया जाता है. राइट. जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है. एक होता है कोशिका द्रव्य जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, साइटो मीन्स होता है सेल एंड प्लाज्म मीन्स द्रव्य. ठीक है. तो कोशिका में प्रेजेंट होने वाले द्रव्य को हम कहेंगे कोशिका द्रव्य. यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है. यह कैसे रहता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच के द्रव्य को हम कहते हैं, केंद्रक में नहीं होता लेकिन केंद्रक के बाहर से लेके कोशिका झिल्ली के बीच तक के द्रव्य को कहेंगे कोशिका द्रव्य. लेकिन जब केंद्रक आ जाता है, ठीक है, केंद्रक की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, उसके अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य. यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है. ठीक है. तो जीव द्रव्य बेसिकली दो भागों में डिवाइड होता है. एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य. कोशिका द्रव्य किस में होता है, कोशिका के अंदर होता है. जितना भी द्रव्य है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, जितना भी द्रव्य प्रेजेंट है एक्सेप्ट केंद्रक, वो क्या हो गया आपका कोशिका द्रव्य. और जो केंद्रक के अंदर है उसे कहेंगे हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. नाउ इसके अब जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है. इसमें जो जीव द्रव्य में बेसिकली 99% पार्ट किसका बना होता है, ऑक्सीजन 76%, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है जीव द्रव्य में. देन कार्बन 10.5%, देन हाइड्रोजन 10% एंड देन नाइट्रोजन 2.5%. जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या है, जल होता है. ठीक है. अब जीव द्रव्य में 80% पार्ट क्या है, वाटर होता है. राइट. जीव द्रव्य में अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एवं कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है. अब यहाँ पर जो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो 81 पार्ट है और 19 पार्ट क्या है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक. ठीक है. नाउ कोशिका के बारे में पढ़ेंगे आप. कोशिका सेल जीवन की एक सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है. एंटोन वॉन ल्यूहेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था. जो सबसे हमारी बोलेंगे हमारी फंक्शनल यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, यानी जो हमारी स्ट्रक्चर बनी होती है और जो हमारी जो शरीर की स्ट्रक्चर है या संरचना है, वो उसकी बेसिक इकाई की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो गई, आपकी सेल हो जाती है. और उसकी फंक्शनल इकाई क्या हो गई, यानी काम करने की इकाई भी क्या है, सेल है. सेल में ही सारे काम होते हैं. जैसे अगर मैं बात करती हूँ किसी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की एक इकाई जो होती है, बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, ठीक है, उसका संरचनात्मक इकाई क्या हो गई, एक ईंट हो गई है. उसी प्रकार से हमारी बॉडी की संरचनात्मक इकाई क्या हो गई, सेल हो गई है. कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं इसको क्योंकि सारे फंक्शन हमारे सेल्स में ही होते हैं. और सबसे पहले इसको सेल को किसने देखा था, तो एंटोन वॉन ल्यूहेनहॉक ने इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन किया था. कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है. जो कोशिका का अध्ययन हम करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी.
कोशिका का बेसिकली अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। और साइटोलॉजी का क्या मतलब, देखो अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। साइटो मीन्स होता है सेल एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो साइटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1965 में किया था। सबसे पहले जो कोशिका है उस शब्द का प्रयोग, ठीक है, कोशिका सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1965 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म जेलीसेप्टिकम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, यानी सबसे छोटी जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल है और उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिकी कोशिका, यानी कि आपकी वो हो गई न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। वो क्या हो गई? तंत्रिकी कोशिका यानी न्यूरॉन्स, राइट। तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है? सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग की कोशिका होती है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने किया था, यानी स्लाइडेन एंड श्वान ने किया था किसका? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका का यानी सेल प्रिंसिपल जो दिया था, वो कोशिका सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, वो किसने दिया था? शिल्डन एंड श्वान ने, राइट। दो साइंटिस्ट थे। अब यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अब देखिए शिल्डन एंड श्वान ने सेल सिद्धांत बताया, कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई कोशिका आती है, नई कोशिकाओं का बेसिकली प्रोडक्शन या निर्माण कहाँ से हो रहा है, वो सिर्फ हमें किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने पहली बार स्पष्ट किया था इसके बारे में और बताया था कि कोशिका जो होती है बेसिकली वो पुरानी कोशिका से विभाजित होकर आती है, ठीक है। दो पुरानी जो ओल्ड सेल होती है या पुरानी जो सेल होती है वही डिवाइड होके नई सेल्स में बना देती है, विभाजित होकर नए सेल्स का निर्माण करती है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। देखिए अब यहाँ पर जो शिल्डन एंड श्वान ने जो सिद्धांत बताया था कोशिका का, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। उसके मेन जो पॉइंट्स हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सारे जीव किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं, ठीक, या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। तो सिंपली आप ये याद रखिए कि ऑल द एनिमल और प्लांट, जो भी जीव है, लिविंग बीइंग्स है, दे आर मेड अप ऑफ कोशिका, यानी दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, कोशिका के बने होते हैं, राइट। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जो सभी कोशिकाएं हैं वो पहले से ही जो कोशिकाएं प्रेजेंट है उन्हीं से डिवाइड होकर नई कोशिकाएं बनाती है, यानी कि पहले से प्रेजेंट जो कोशिकाएं हैं उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्यतः अभिकर्ता होता है। अब बेसिकली जो कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से हो रहा है, जिस सेल डिवीजन हम जिसको कहते हैं, उसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस की मेन भूमिका रहती है, या मेन क्रिएटर वही होता है। और कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो प्रोकैरियोट्स होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली ये आपके क्रोमोसोम या डीएनए के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ये कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल में, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। और क्रोमेटिन नहीं बनता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसे हम कह सकते हैं लेस डेवलप, या जो एंशियंट बहुत टाइम में जब विकास हुआ था, जब धरती पर जीवों का विकास हुआ था, तो सबसे पहले कोशिकीय सेल आई थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाली सेल्स आई थी। फॉर एग्जाम्पल जीवाणु यानी बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स थे।
ये कम डेवलप सेल थे। इनके अंदर एक तो जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, ठीक है, कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, कोशिका मेम्ब्रेन, वो नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पर जो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि जो डीएनए होता है वो बेसिकली प्रोटीन के साथ नहीं होता, और सिर्फ डीएनए अकेला ही जो सेल साइटोप्लाज्मा उसमें रहता है, राइट। यहाँ पर कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है, कोई न्यूक्लियस का कोई आवरण नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है। नाउ कम टू द यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे, इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण, ठीक है, दोहरी झिल्ली के आवरण यानी 2 झिल्ली वाले आवरण के जो कोशिकांग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्लस केंद्रक आवरण से घिरा सस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यानी कि जो केंद्रक होता है, बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो एक वेल डेवलप फॉर्म में होता है केंद्रक, ठीक है, बहुत एडवांस सेल है। इसके कारण जो डीएनए जो होता है बेसिकली वो किसके साथ संयुक्त होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ रहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो डीएनए के साथ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो क्या करती है, क्रोमेटिन का निर्माण करती है। इसके अलावा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस भी होता है इसमें, ठीक है। केंद्रक के अंदर एक तो डीएनए होगा, और डीएनए किसके साथ बाइंड होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, प्लस जो केंद्रक होता है उसके अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अंतर दिखाया हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में। मुख्य अंतर क्या होते हैं, तो विल डिस्कस वन बाय वन। कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोट्स में। ये कोशिका भित्ति जो होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहरी कवरिंग सेल की कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, प्रोकैरियोट में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोट में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो हमें ये याद रखना है, जो कोशिका भित्ति है प्रोकैरियोट में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, इसमें यूकैरियोट क्या होता है, उपस्थित होता है, राइट। राइबोसोम का प्रकार जो है यहाँ पर 70S टाइप होता है, यहाँ पर 80S टाइप का होता है, ठीक है। गोल्जी का अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उपस्थित होती है यहाँ पर। लाइसोसोम यहाँ पर प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में उपस्थित होते हैं। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होते हैं, यानी एक धागे के रूप में दिखाई देते हैं पूर्ण, और यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक सूत्र का मतलब है कि एक लाइन में होते हैं, सिंगल हेलिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे होते हैं, डबल हेलिकल फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो एकल मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल फॉर्म में होते हैं, दोहरे सूत्र के रूप में। तो 2 धागे के अनुसार हम बोल सकते हैं 2 धागे के रूप में होते हैं। अब जो डिवीजन होता है यहाँ कोशिका केंद्रिका, सेंट्रियोल, श्वसन, राइट। तो केवल एक तंतु तो होता है इसमें, और कुल 11 तंतु होते हैं। कशाभिका केवल एक तंतु का होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में कुल 11 तंतु होते हैं, राइट। और केंद्रिका जो होता है वो अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोट में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होता है, राइट। श्वसन बेसिकली प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है कोशिका में, वो किससे होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। लेकिन श्वसन की जो क्रिया होती है सेल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं है, तो श्वसन कहाँ से होगा, कोशिका झिल्ली से होगा, प्लाज्मा झिल्ली से। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक ही बात है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता, और यहाँ पर लिंग प्रजनन पाया जाता है, यानी सेक्सुअल जो सेल डिवीजन है वो पाया जाता है, राइट। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकॉइड में होता है, और यहाँ पर किस में होता है,
क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली जो थाइलाकॉइड होता है वो वेरी लेस डेवलप, ठीक है, वो लेस डेवलप ऑर्गेनली है प्रोकैरियोट के अंदर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या है, वेल डेवलप ऑर्गेनली है यूकैरियोट में, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और वहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यानी कि एमाइटोसिस होता है, अर्धसूत्री होता है, और यहाँ पर यहाँ पर माइटोसिस होता है और यहाँ पर माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। यहाँ आप इसको करेक्ट कर लीजिए, जो कोशिका विभाजन है प्रोकैरियोट में होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री का मतलब होता है माइटोसिस, राइट। और यहाँ पर आप लिखिए कि जो कोशिका विभाजन है वो यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों तरीके से होता है, अर्धसूत्री एज वेल एज समसूत्री, ठीक है। तो यहाँ अर्धसूत्री का मतलब है मियोसिस और समसूत्री का मतलब है माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, समसूत्री यानी माइटोसिस होता है। तो यहाँ आप इसको काट के लिखिए, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। अब हम सेल के मुख्य भाग की बात करेंगे। पहला है कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये क्या होता है, बेसिकली सबसे जो सेल की सबसे बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, सेल वॉल का बना होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि ये पादप कोशिका में मिलेगा, लेकिन ये जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं होता। यह सेल्यूलोज का बना होता है। इसमें ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कीजिए, ये सेल्यूलोज से बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो शेप होती है सेल की उसको मेंटेन रखता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। लेकिन प्लांट की बात करेंगे तो किससे बनी होगी, सेल्यूलोज से बनी होती है, राइट। नाउ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर वाली झिल्ली, जो सबसे ऊपर वाला आवरण होता है सेल के सबसे ऊपर होता है कोशिका भित्ति, उसके नीचे आएगा कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हमें याद रखनी है। ये पूछा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब अर्ध पारगम्य। इसका मुख्य काम कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन एंटर इनटू द सेल। कोई एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं, नॉट सारे, ठीक है। सारे पदार्थ इसमें अंदर एंटर नहीं कर सकते। इस पे एक चेक पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, तो वो सारे पदार्थों को अंदर नहीं आने देता है। ये सेल ही डिसाइड करती है कौन सा पदार्थ अंदर आना है और कौन सा नहीं आना है, राइट। तो ये अर्ध पारगम्य कहलाती है, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल कहते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। लिपिड घटक ग्लिसरॉइड के बने होते हैं। अब लिपिड में भी किसके बने होते हैं, फॉस्फोग्लिसरीन के, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरॉइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह पता लगा कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पहले तो हम सोचते थे कि ये फॉस्फोग्लिसरॉइड की बनी होती है, बट बाद में पता चला कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है, राइट। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमिर नमूने के रूप से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला मॉडल आया था जो झिल्ली का, वो किसने दिया था, 1972 में सिंगर और निकोलस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। अब यहाँ पर जो सिंगर और निकोलस, जिन्होंने ये निकोलसन ने इस मॉडल दिया था, उन्होंने बताया था कि जो ये तरल किरमिर क्या होता है, ये बेसिकली है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब हो गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है
वो बहुत सारे मॉलिक्यूल लाइक फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स का बना होता है, और वो प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली उसमें घूमते रहते हैं या गति करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या तरल कृत्रिम नमूना जिसे बोलते हैं, वो इन्होंने प्रतिपादित किया था 1972 में, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये बहुत अच्छा मॉडल था इनका, सिंगर एंड निकोलस का, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज तारककाय और सेंट्रोसोम। तारककाय की खोज की थी बोवेरी ने, और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका मेन हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है या तारककाय है वो केवल एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट से इसका कोई मतलब नहीं है। एंड तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, इसमें दो कण होते हैं बेसिकली, जिनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या है, एक कंप्लीट बॉडी को कहेंगे सेंट्रोसोम, लेकिन अगर उसके दो अलग अलग भाग की बात कर रहे हैं, दो रचनाएं होती है उसके अंदर, दो संरचना होती है, दो कण होते हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंट्रोसोम होता है उसका काम क्या होता है, दे ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो संरचना है उनको ऑर्गेनाइज करता है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनाता है, और फिर ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है, समसूत्री विभाजन में, यानी कि सेल डिवीजन में, माइटोसिस में ये हेल्प करते हैं और ध्रुव का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका, यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के बाहर सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उन्हें खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर, अच्छा ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका बेसिकली क्या है, ये यूकेरियोटिक, पहले तो हम याद करेंगे कि ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होती है। दूसरा, ये चपटी नलियों जैसी आपस में जुड़ी थैली युक्त स्ट्रक्चर होती है, जो कि किसमें बिखरी होती है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियस जो होता है उसके बाद ही ये जो केंद्रक है उसके बाहर की तरफ ये संरचना होती है, और एक होती है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका को खुरदरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर होती है, जो बेसिकली क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है उसे कहेंगे, उसमें क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइट। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। अब जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, किसी, आप सोच के देखिए, कोई झिल्ली है, कोई एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आप गोल गोल कुछ डॉट से लगा दो, डॉट मतलब राइबोसोम जैसी स्ट्रक्चर का चिपका देते हो, तो वो क्या कहलाती है, खुरदरी। और अगर राइबोसोम हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है। तो जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती है, उनमें खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका बहुतायत में मिलती है। अब ये पॉइंट नोट करने वाली बात ये है यहाँ पर कि जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका होती है वो क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है, यानी प्रोटीन का निर्माण करती है। तो बेसिकली जिस ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो वाली कोशिकाओं के अंदर खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका बहुतायत में मिलती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। अब चिकनी की बात कर रहे हैं जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ लिपिड का संश्लेषण वो कर रहे हैं। लिपिड का निर्माण किससे होता है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका से होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ दो चीज समझ में आ रही है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, अंतःद्रव्यी जालिका जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर दो तरह की अंतःद्रव्यी जालिका होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। जो खुरदरी वाली है बेसिकली वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और जो चिकनी वाली होती है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, वो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, राइट। नाउ मूव ऑन टू द ईआर का मुख्य कार्य, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीन का
संरक्षण एंड ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। अब ईआर का मुख्य काम क्या हो गया बेसिकली, जो अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें एक ही बात है। उन सब का काम क्या है, वसाओं व प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने का। एक तो वो निर्माण करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब वो ऐसी प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं जो आगे जाके क्या बनाती है, कोशिका झिल्ली बनाएंगी या केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण कौन कर रहा है, जो कोशिका झिल्ली बनाएगा, केंद्रक झिल्ली बनाएगा, उनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही है, राइट। नाउ कम टू द राइबोसोम। अब यहाँ देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये कोशिका की एक स्ट्रक्चर है और सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं प्लांट सेल दिखाती आपको तो वहां पर आपको सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग मिलती वो होती है कोशिका भित्ति वाली, ठीक है। लेकिन ये आपको सेल मेम्ब्रेन दिखा रही हूँ, दैट मीन दिस इज एनिमल सेल। ये क्या है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, जंतु कोशिका है ये। और यहाँ पर देखिए, ये क्या है, आपका केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक, और इसके ऊपर ये झिल्ली दिख रही है, ये केंद्रक झिल्ली हो गई। और ये सारा जो द्रव्य पड़ा है इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, और इसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द केंद्रिका। ये केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका होती है और यहाँ पर आपका बहुत सारा डीएनए रखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केंद्रक। ये क्या है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको अभी अभी डिस्कस किया, ये अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे कहते हैं। और यहाँ पर ये डॉट डॉट्स जो दिख रहे हैं वो क्या है, प्रोटीन, यानी कि सॉरी, ये है राइबोसोम। ये क्या कर रहे हैं राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है। ये क्या है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और जहां पर ये नहीं होते डॉट डॉट, उसको हम कहते हैं चिकनी अंतःद्रवी जालिका, जहां पर लिपिड का निर्माण होता है, राइट। तो यहाँ ये क्या है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है और ये गोल्जी एपरेटस जो हम अभी डिस्कस करने वाले, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जीई पैलड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम्स को देखा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पादप कोशिका में देखा गया, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इनको देखा राइबोसोम को पादप कोशिका में, लेकिन पैलड ने देखा इनको जंतु कोशिका में, ठीक है। रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया, रॉबर्ट ने इसको नाम दिया, राइट। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम किससे बना होता है, तो आपको बताना है कि ये आरएनए का बना होता है प्लस प्रोटीन्स का बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। अब राइबोसोम को पता है क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में यहीं पे बनती है, ठीक है। तो राइबोसोम, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। हरित लवक क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो हरित लवक में भी होता है राइबोसोम और सूत्रकणिका में भी होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एवं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है। देखिए, राइबोसोम क्या होता है, या तो फ्रीली अवेलेबल होगा साइटोप्लाज्म में, है ना, या फिर वो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर होगा, ठीक है, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रहता है, या फिर वो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में रहता है। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है वो 80S टाइप के और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। यहाँ पर S स्वेडबर्ग इकाई है, अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। तो आपको यहाँ सीधा सीधा ये मान लेना है कि जो 80S टाइप का है उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, और 70S का घनत्व कम है। तो 70S किस में है, प्रोकैरियोट, लेस विकसित में, और जो ज्यादा विकसित डेवलप्ड है यूकेरियोटिक, उनमें कौन सा है, 80S टाइप का। स्तनी यानी कि मैमल्स के लाल रुधिर कण में, रेड ब्लड सेल्स में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती। दिस इज पॉइंट टू नोटेड, ठीक है, ये आपको नोट करना चाहिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी के अंदर
राइबोसोम भी नहीं होता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होती। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें राइबोसोम ही प्रेजेंट नहीं है। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ राइबोसोम इन द सेल। देखिए यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, ये क्या है, डॉट डॉट राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, ठीक है। और यहाँ डॉट डॉट जो दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, उसको भी राइबोसोम, ये भी राइबोसोम है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में और हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आते हैं। इसकी खोज एल्टमैन ने 1986 में की थी, 1886 में, एंड बेंडा ने इसका नाम दिया था, ठीक है। तो हमें याद रखना है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बताएंगे एल्टमैन ने, लेकिन इसका नाम जो दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया था, बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। बेसिकली कोशिका का श्वसन अंग कौन सा है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करेंगे, तो उनका ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा या एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति केंद्र। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, ठीक है। इसे यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया अगर है तो माइटोकॉन्ड्रिया को एज ए प्रोकैरियोटिक कोशिका भी माना जाता है, क्योंकि उसमें सभी कुछ होता है, डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना, ठीक है। और यहाँ पर सारा काम हो रहा है, डीएनए भी प्रेजेंट है, तो इसको एक स्मॉल प्रोकैरियोटिक कोशिका भी माना जाता है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, यूकेरियोटिक कोशिका में, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक घटक मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर डीएनए भी है, यहाँ आरएनए भी है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है, राइट। तो राइबोसोम भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है, तो दोनों किस लिए चाहिए हमें, आरएनए और राइबोसोम हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। तो प्रोटीन का संश्लेषण भी हो रहा है इसमें, ये अपने प्रोटीन खुद बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको एक छोटी कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है, विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा इसका विभाजन होता है, ठीक है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए, अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, वो किसमें होता है, सबको पता है ये किसमें होता है, केंद्रक में होता है। लेकिन अगर इसके अलावा पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, देन यू विल से माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी की बात करेंगे। गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट ने, ठीक है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी टाइप से ये छोटी छोटी नलिकाओं से बना होता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ, संश्लेषित प्रोटीन व अन्य, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। अब देखिए जो प्रोटीन जो बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, वो कहाँ जाती है आगे, वो असॉर्ट होने यानी सॉर्टिंग का काम अलग अलग जाने के लिए वो कहाँ जाती है, गोल्जी में जाती है। और गोल्जी में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद उसकी पैकिंग होती है प्रोटीन की, ये प्रोटीन कहाँ जानी है, ये कहाँ जानी है, ये सारा काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। अब गोल्जी जो बॉडी है, गोल्जी काय जो होता है, बेसिकली उसका काम क्या हो गया कि डिफरेंट प्रोटीन को छांटना और उसके बाद डिसाइड करना कि ये प्रोटीन किधर जाएगी, ये किधर जाएगी, ये सारा काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। यदि कोई प्रोटीन कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। अगर कोई पदार्थ है जो कोई प्रोटीन है या पदार्थ है ऐसा जिसे कोशिका के बाहर जाना है, तो गोल्जी बॉडी उसको निर्देश देता है या उसको क्या करता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर
पहुंचा देता है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। और ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, गोल्जी काय किसमें हेल्पफुल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। जो सिंपल शुगर्स होती है उससे जो बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, राइट। तो बहुत बड़ी बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स जो बोल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स शुगर जिसे बोलते हैं उसका निर्माण होता है सिंपल शुगर से, राइट। और जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनी है, कार्बोहाइड्रेट बना है, वो राइबोसोम में प्रेजेंट प्रोटीन से मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्जी काय क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन से मिलकर क्या बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इकहरी झिल्ली का मतलब होता है कि ये एक ही झिल्ली से, इसके ऊपर एक ही झिल्ली का आवरण होता है। या सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। ये गोल्जी काय से ही निर्मित है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय से ही होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलिसिस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम में हाइड्रोलिसिस एंजाइम के अलावा आरएनए, राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। बेसिकली राइबोसोम जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना, अब यहाँ पर राइबोसोम के बाद दिया हुआ है डीएनए और राइबोसोम्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। जो मैक्सिमम डीएनए होता है कोशिका का वो कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है, ठीक है। ये पहले भी आई हुई लाइन कि इसका डीएनए का कुछ जो क्वांटिटी है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाई जाती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिकली वो दो चीजों से बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड जिसके अंदर शुगर और बेस होते हैं एंड फॉस्फेट का बना होता है, राइट। तो शुगर बेस प्लस फॉस्फेट, तो शुगर और बेस जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब बेस क्या है, बेस यानी क्षार, ठीक है। डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं। एक तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन तथा साइटोसिन, ये चार होते हैं। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा होता है। डीएनए में अणु के संख्या के आधार पर जो एडेनिन होता है ए किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से, यानी ए एंड टी जुड़े होते हैं तथा सी एंड जी यानी साइटोसिन एंड ग्वानिन जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। दैट मीन ए और इसके बीच में कितना है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, राइट। नाउ 1953 ईस्वी में J.T. वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी कि डबल हेलिकल मॉडल प्रतिपादित किया। उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल बताया था डीएनए का। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। इस काम के लिए उनको क्या, नोबेल पुरस्कार मिला, राइट। तो यहाँ पर जो बात याद रखने वाली बात है वो ये है कि 1953 में J.D. वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। डबल हेलिक्स का मॉडल दिखाया था और ये बताया था कि दिस इज ए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। और उनको इसके लिए क्या प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज मिला 1962 में। नाउ डीएनए का कार्य, अब डीएनए के काम के बारे में बात करेंगे। डीएनए यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जितनी भी आनुवंशिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसका संचालन कौन करता है, डीएनए करता है। जीन इकाई इसकी इकाई है। जीन की इकाई क्या है, सॉरी डीएनए की इकाई क्या होती है, जीन होती है, राइट। तो जीन बेसिकली क्या है, एक इकाई है डीएनए की। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है।
प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। जिसका प्रोटीन संश्लेषण होना है उसी का आरएनए बनता है और उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर जिसका नहीं बनना तो वो जीन क्वाइट रहता है, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। जो डीएनए सर्वप्रथम आर्टिफिशियल फॉर्म में जो बनाया था वो बनाया गया था इंडियन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हरगोविंद खुराना ने बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले लेबोरेटरी में किया था, राइट। नाउ कम टू द आरएनए। आरएनए की बात करेंगे। आरएनए का निर्माण जो होता है बेसिकली उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, लेकिन डीएनए से आरएनए जब बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यहाँ पर याद रखिए जो हमने बेस पढ़े थे, क्षार जो पढ़े थे, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं डीएनए में, उसमें क्या होता है, थायमीन रहता है, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन। यहाँ पर क्या होता है, थायमीन के स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। तो थायमीन है उसके स्थान पर क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। तो ए यू के साथ बाइंड करता है और जीसी तो होता है गुआनिन एंड साइटोसिन बाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। यूरेसिल ने थायमीन को रिप्लेस कर दिया आरएनए के अंदर। तो यहाँ हमें याद रखनी है बात कि थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। नाउ आरएनए इज ऑफ 3 काइंड, 3 प्रकार के होते हैं आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ये राइबोसोम्स पे होते हैं आरएनए, जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये कहाँ पर होते हैं, ये राइबोसोम्स पर होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं। अब टीआरएनए का काम क्या है, देखो ट्रांसफर आरएनए इसका नाम है, तो ऑब्वियसली इसका काम क्या है, ट्रांसफर का काम है, ठीक है। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, वो कहाँ पर लाए जाते हैं, राइबोसोम पर लाते हैं। किसके थ्रू, इस टीआरएनए के थ्रू। तो बेसिकली इसका काम है ट्रांसफर करने का। अमीनो एसिड को ये उठाता है, अमीनो अम्ल को उठाता है और राइबोसोम पर ले जाता है, जहां पर ऑलरेडी जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस बन रहे, प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है बेसिकली, ये अभी तक तो जो काम हुआ आरएनए और टीआरएनए, ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका काम होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन एमआरएनए जब बनता है ये केंद्रक के बाहर आता है, ठीक है। एमआरएनए बनने के बाद ये केंद्रक के बाहर आता है और वहां पर फिर अमीनो एसिड को चुनने में मदद करता है और उसके बाद एक एक अमीनो एसिड ऐड होते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण होता है, राइट। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर बताया है। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, देखो शर्करा का नाम है, देखो शर्करा का बना होता है प्लस न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो शर्करा है बेसिकली, शर्करा डीएनए जो होता है बेसिकली दैट इज ए यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है, यानी कि क्षार प्लस शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। अब इसमें जो शर्करा होती है वो डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। देखो आर से स्टार्ट कर सकते हो राइबोज और डीएनए से स्टार्ट कर सकते हो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड साइटोसिन होते हैं। अब यहाँ पर देखो अभी डिस्कस किया था, इसमें बेस थायमीन की जगह पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली डीएनए जो होता है वो केंद्रक में होता है, लेकिन आरएनए कहाँ होता है, केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पादप एंड जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है, इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। इसमें लवक पाया जाता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और इसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं यानी लवक अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन
जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम यानी कि तारक उपस्थित होता है। रिक्तिका बड़ी होती है यहाँ, या रिक्तिका छोटी होती है और ज्यादा नंबर में होती है, और यहाँ पर ओनली सिंगल होती है। ठीक है, इसका आकार लगभग आयताकार होता है और इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ पर आयताकार है और ये क्या है, वृत्ताकार। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, जो हम अगली क्लास में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।